अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज मी अशरफ सईद वजीर फ्रॉम द जीनियस कोचिंग अकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड अटॉमिक मॉडल की पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। यानी ये इसका पार्ट 5 या आप कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, यानी ये रदरफोर्ड ने जो मिस्टेक की थी वो हम आज डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने कौन से मिस्टेक किए थे। इसको आप डिफेक्ट्स या इसको आप रॉन्ग पॉइंट्स या इसको आप मिस्टेक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको डियर फ्रेंड्स याद रखिए, इसको आप लिमिटेशन नहीं कह सकते। अक्सर गाइडों में इसके साथ लिमिटेशन भी लिखा होता है और बहुत फ्रेंड्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन लिमिटेशन और मिस्टेक्स में यानी रॉन्ग पॉइंट्स में ये फर्क है। अगर कोई कॉन्सेप्ट है और उसमें लिमिटेशन है तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट कुछ कुछ चीजों को कुछ हद तक ठीक है, कुछ चीजों को करेक्टली यानी राइट इन द राइट वे वो एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन डिफेक्ट्स का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है, ये यानी जिस मकसद के लिए उसने पेश किया है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सही, वो उसके लिए भी गलत है और बास के लिए तो है बिल्कुल 100% गलत है। तो लिमिटेशन और डिफेक्ट्स में ये बात याद रखें कि लिमिटेशंस डिफेक्ट्स में ये फर्क है। डिफेक्ट्स के लिए आप लिमिटेशन का लफ्ज नहीं यूज कर सकते। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास है सबसे पहला पॉइंट है ही कंपेयर द चार्ज बॉडीज। यानी उसने फर्स्ट जो मिस्टेक की है, उस रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यानी जिस तरह प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द मदार में घूमते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ही कंपेयर्ड, ये पॉइंट गलत बताया उसने। वजह क्यों है कि उसने एक चार्ज बॉडीज यानी दो चार्ज बॉडीज को कंपेयर किया चार्जलेस बॉडीज के साथ। ही कंपेयर द चार्ज बॉडीज विद द चार्जलेस बॉडीज। यानी यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं कि जो इलेक्ट्रॉन था, उसने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि आउटर इनर पार्ट में प्रोटॉन पाए जाते हैं और आउटर पार्ट में क्या पाए जाते हैं। उसने कहा कि आउटर पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। उसने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। किस तरह चक्कर लगाते हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसी तरह चक्कर लगाते हैं जिस तरह यानी सन के इर्द गिर्द, अगर यहाँ पे हम सन ले लें तो जिस तरह सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये सपोज मैं प्लैनेट लेता हूँ, प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स हैं और दरमियान में सन है। उसने कहा कि बिल्कुल ये प्लैनेट्स जिस तरह सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो मिस्टेक थी वो ये थी कि यहाँ पे जो चार्ज बॉडीज है यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर प्रोटॉन ले ले न्यूक्लियस ले ले तो इसमें प्रोटॉन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो यहाँ पे जो कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो किस वजह से था, यानी अट्रैक्टिव फोर्स जो था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान वो कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। लेकिन अगर यहाँ पे हम ले ले तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसी वजह से इस पॉइंट को हम यूं ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑफ नंबर फर्स्ट पॉइंट को। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ही कंपेयर्ड द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन और एंड द प्रोटॉन यानी एंड द न्यूक्लियस, और इसको हम कहते हैं प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाता है, विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पे अगर हम ले ले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, कूलम्ब वो था हमारे पास के Q1 यानी Q1 को सपोज में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई विथ Q2 और Q2 को सपोज में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इस तरह क्यों है कि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूक्लियस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है और प्रोटॉन न्यूक्लियस को अपने इर्द गिर्द घूमने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी इसी टाइम प्रोटॉन पे चक्कर लगाने की कोशिश करता है कि मैं प्रोटॉन को या न्यूक्लियस को अपने इर्द गिर्द घुमा सकूं, ठीक है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का साइज, एक प्रोटॉन तकरीबन 1836 इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर है यानी मास के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नाकाम हो जाता है और प्रोटॉन जो है वो ओवरकम कर लेता है। यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को अपने इर्द गिर्द घूमने पे मजबूर कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें, ये है कैपिटल एम यानी मास ऑफ द सन, और ये मैं स्मॉल एम से मास ऑफ द प्लैनेट से रिप्रेजेंट करता हूँ। और यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G मास ऑफ द सन मल्टीप्लाई मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय द डिस्टेंस रेडियस स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन देम यानी इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, ये MP है, मास ऑफ द प्लैनेट ये है सन। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है मास, और मास इज यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ये क्यों है? ये चार्जलेस बॉडी के दरमियान है, चार्जलेस। और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किस वजह से है? ये चार्ज की वजह से, बिटवीन टू चार्ज बॉडीज है।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो उसने चार्ज बॉडीज को किस चीज के साथ कंपेयर किया? चार्जलेस बॉडीज के साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉइंट रैंक हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड, उसने जो नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, इट इमिट्स और इट रिलीजेस, ये खारिज करता है रेडिएशंस और एनर्जी कंटिन्यूअसली। तो इसने कहा, रदरफोर्ड ने, यह भी ब्लंडर था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो ये जब चक्कर लगाता है तो ये कंटिन्यूअसली, ये इस तरह जब चक्कर लगाता है ये इलेक्ट्रॉन तो ये कंटिन्यूअसली अपने आप से एनर्जी खारिज करता है। तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ यूं मॉडल पेश किया एक एटम का, कि एक एटम इस तरह होता है कि उससे कंटिन्यूअसली एमिशन होती है किस चीज की? एनर्जी, रेडिएशन की। ये एनर्जी एमिट होता है कंटिन्यूअसली हर पॉइंट्स पे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पे इमिशन ऑफ द फोटॉन्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल गलत है। वजह ये क्यों गलत है? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है, ये डिविएट करता है। दिस इज अगेंस्ट 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 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये डिविएशन, या इसको हम कहते हैं डिविएशन फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ जा रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक एनर्जी है वो लाइट फॉर्म में, उसको हम केमिकल फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं, और केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल, और वो इलेक्ट्रिकल फिर मैकेनिकल एनर्जी में शिफ्ट होता है, जिससे हम पंखे वगैरह वगैरह मशीन चलाते हैं, डायनामा चलाते हैं, और वो एनर्जी यानी यही स्टोर्ड एनर्जी हम किसी लाइट फॉर्म में दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक सोर्स हो एनर्जी का और वो मुसलसल एनर्जी एमिट करें और उसे यानी बाहर से, रदरफोर्ड कह रहा था कि ये एनर्जी देता है लेकिन ये एनर्जी लेता नहीं। तो रदरफोर्ड इस चीज के खिलाफ था। उसने कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, यानी एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। उसने कहा कि ये नहीं करता, सिर्फ एमिशन करता है। ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसको आंसर करने के लिए मैक्सवेल ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कॉन्सेप्ट, इफ इलेक्ट्रॉन एमिट्स energy continuously then it should follow the spiral यानी spring like path instead of the circular path। यानी मैक्सवेल ने कहा कि अगर ये मुसलसल एनर्जी एमिट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह सर्कुलर पाथ की बजाय ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू, ये उसने क्यों कहा? उसने इस वजह से कहा कि एंड शुड फॉल into the nucleus according to the law of conservation of energy। मैक्सवेल ने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी इमिट करता है तो इसका मतलब ये कि मुसलसल इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है और ये न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उसके पास एनर्जी की जो लेवल है वो कम हो रही है और वो मुसलसल न्यूक्लियस के गिरफ्त में होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के गिरफ्त में नजदीक आता जाएगा और एट लास्ट ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो उसने कहा कि इसका मतलब है कि ये सर्कुलर पाथ की बजाय, इस तरह पाथ की बजाय उसने कहा कि ये किस तरह, ये एक स्पाइरल पाथ, स्प्रिंग लाइक पाथ, इस तरह सपोज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है, ये कम होती जा रही है और यहाँ पे एक धमाका होगा। फिर उसने कहा कि इसका मतलब कि फिर तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे न्यूक्लियस में गिरने चाहिए, कि ये यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आ गया और फिर ये इलेक्ट्रॉन सपोज एट द लास्ट यहाँ पे पहुंच गया और ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे एट द लास्ट पहुंच गया। ये इस तरह करीब आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह करीब आ रहा है। तो यहाँ पे अगर गिर जाए इलेक्ट्रॉन, ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी एमिट कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, उनसे जो एनर्जी वो एमिट होने दे, लेकिन फिर उसका जो एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड ने कुछ यूं एटॉमिक मॉडल शो किया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस। उसने शेल और न्यूक्लियस का कंसेप्ट नहीं दिया था। उसने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और मुसलसल एनर्जी एमिट कर रहे हैं, ठीक है, और मुसलसल एनर्जी एमिट होने का ये डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसने कहा कि तो फिर कुछ यू शक्ल होना चाहिए रदरफोर्ड साहब, आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक, तो फिर इस तरह डायग्राम की बजाय इस तरह स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ मिस्टेक जो रदरफोर्ड ने की थी। एक था इन शॉर्ट वर्ड, एक था सादा अल्फाज में याद रखे। एक जो मिस्टेक था वो था
कि उसने दो चार्ज बॉडीज को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज बॉडीज को उसने द चार्जलेस बॉडीज यानी सन और प्लैनेट्स चार्जलेस बॉडीज के साथ कंपेयर किया। नंबर 2 था कि वो अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ था।